उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्ने आपके लिए खोलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं। खेल, संस्कृति और तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स आपको सुनवाते हैं। तो आज भी इस अंक में बहुत कुछ खास है। मैं कमल कुमार प्रजापति आप सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में स्वागत करता हूं। पूर्वोत्तर डायरी। तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में हम चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के विकास के सफर पर। आइए एक विशेष रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि बीते वर्षों में किस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं ने विकास के नए रास्ते खोले हैं। साथ ही कई आर्थिक सुधारों और पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश से पूर्वोत्तर भारत का आर्थिक परिदृश्य बदल रहा है। आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे विविध देश है और इसका सबसे विविध हिस्सा हमारा पूर्वोत्तर है। व्यापार से लेकर परंपरा तक, कपड़े से लेकर पर्यटन तक, पूर्वोत्तर की यह विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को एक दूर दराज के इलाके के रूप में देखा जाता था, लेकिन पिछले सालों में ये क्षेत्र शांति, विकास और संभावनाओं का केंद्र बन गया है। सरकार ने इस पूरे क्षेत्र के समावेशी विकास पर खास ध्यान दिया है। पिछले 11 सालों में लगातार सरकारी नीतियों, बड़े निवेश और सही योजनाओं ने पूर्वोत्तर के विकास की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। सरकार ने क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए बिजली, पानी की सप्लाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इससे सिर्फ बुनियादी ढांचे को ही नहीं बल्कि शांति और स्थिरता को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस तरह विकास और शांति एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। जहां विकास से स्थिरता आती है और शांति से आगे का विकास संभव होता है। दशकों से पूर्वोत्तर में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां रही हैं, लेकिन सरकार के असरदार कदमों से स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। 2014 के बाद से उग्रवादी घटनाओं और उनमें होने वाली मौतें बहुत कम हुई हैं। कई शांति समझौतों ने इस क्षेत्र में शांति और हिंसा में कमी लाने का रास्ता खोला है। सरकार ने पूर्वोत्तर के औद्योगिक विकास के लिए उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना उन्नति 2024 की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योगों को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल PM डिवाइन की भी घोषणा की गई थी। इसके तहत 2022-23 से 2025-26 तक 6,600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना, सामाजिक विकास और महिलाओं तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। कई पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने बोगीबील पुल का उद्घाटन किया, जिसकी घोषणा 16 साल पहले हुई थी। मिजोरम में आजादी के बाद पहली बार यात्री ट्रेन चलाई गई। इसके अलावा पिछले 11 सालों में 10 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए गए हैं, जिससे पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पर रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस भी शुरू की गई है, जिससे कारों और ट्रकों को भी पानी के जहाजों से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया है। पिछले 11 सालों में पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास के लिए भारी निवेश किया गया है। बीते मई महीने में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया गया था। इस समिट के बाद 4 करोड़ 3 लाख रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जो पूर्वोत्तर को देश की अगली आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
पूर्वोत्तर अब जैविक खेती का केंद्र बन गया है। सिक्किम पहले ही 100% जैविक राज्य बन चुका है। वन धन विकास योजना से 3 लाख से ज्यादा लोगों और 19,000 से ज्यादा स्वयं सहायक समूहों को फायदा मिला है। बांस को घास का दर्जा मिलने और राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू होने से बांस से बने उत्पादों को भी बढ़ावा मिला है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड किसानों और छोटे उद्यमियों की मदद कर रहा है। इसने अपने उत्पादों की संख्या को 38 से बढ़ाकर 75 कर दिया है। 2025 तक 40,000 से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचाते हुए 220 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए गए हैं। इसके अलावा अगरवुड के निर्यात को भी 6 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया है, जिससे क्षेत्र में किसानों को काफी फायदा हुआ है। स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में असम में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कैंसर देखभाल नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिसमें 15 अस्पताल शामिल हैं। इनमें से 8 का उद्घाटन हो चुका है और 7 पर काम चल रहा है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति की बात करें तो 20 मई 2025 को मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया, जो भारत में यह दर्जा हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और नीति आयोग ने मिलकर नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 तैयार किया है। यह देश में अपनी तरह का पहला इंडेक्स है जो 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 103 जिलों की प्रगति को मापता है। भारत ने विश्व धरोहर सूची में अपनी जगह बनाई है। जुलाई 2024 में असम के मोईटाम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा रानी गाइदिन्ल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय मणिपुर में बनाया गया है और असम के सीवा सागर को ऑन साइट संग्रहालय के साथ एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार ने लचित बोरफुकन जैसे गुमनाम नायकों को सम्मान दिया है, जिनकी 400वीं जयंती 2022 में मनाई गई थी। लचित बोरफुकन एक महान अहोम जनरल थे, जिन्होंने 1671 में मुगलों को हराया था। पूर्वोत्तर भारत अब विकास के इंजन के रूप में उभर रहा है। पिछले 11 सालों में सरकार ने क्षेत्र को कनेक्टिविटी, उद्यम और रणनीतिक महत्व का केंद्र बनाया है। PM डिवाइन और विशेष विकास पैकेज जैसी योजनाओं के साथ साथ NEDFI, NEHHDC और NERAMAC जैसी संस्थाओं को फिर से मजबूत करने से सामाजिक और आर्थिक विकास को एक नई गति मिली है। आज रिकॉर्ड बजट आवंटन, नई नीतियों और निजी क्षेत्र की बढ़ती रुचि के साथ पूर्वोत्तर भारत देश के समावेशी और संतुलित विकास में आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं करिश्मा राय। सिक्किम में लेपचा, भूटिया और नेपाली समुदाय बसते हैं। इन समुदायों के पर्वों का बहुत सांस्कृतिक महत्व है। बीते शुक्रवार को लेपचा समुदाय का एक ऐसा ही पर्व तेंदोंग लोहरुम फात मनाया गया। ये पर्व प्रकृति की पूजा का एक प्रतीक है और इस पर्व के माध्यम से तेंदोंग पर्वत के प्रति आस्था को प्रकट किया जाता है। लेपचा समुदाय के इस पर्व में बीते शुक्रवार को राजधानी गंगटोक में बहुत से आयोजन किए गए और इन आयोजनों में लोक नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। और खास बात यह है कि इस पर्व को मनाने का मकसद है कि प्रकृति की विपत्तियों और विनाश से बचने के लिए प्रार्थना की जाए। इसीलिए इस पर्व के माध्यम से बहुत से विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। तो तेंदोंग लोहरुम फात ये पर्व क्या है और इसका क्या सांस्कृतिक महत्व है, आइए इस विशेष रिपोर्ट में हमारे संवाददाता दिलेराम दुलाल से सुनते हैं। तेंदोंग लोहरुम फात उत्सव 2025 सिक्किम में पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। लेप्चा समुदाय का पवित्र पर्व तेंदोंग लोहरुम फात राजधानी गान्तोक मनन भवन में पारंपरिक श्रद्धा और सांस्कृतिक भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तामाङ ने मुन बुङथिङ बेदी पर पूजा अर्पित की और विभिन्न स्थलों का अवलोकन किया, जिसमें लेप्चा कलाकृतियां, पारंपरिक परिधान, साहित्य और पारंपरिक व्यंजन शामिल थे। देवराली गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने लेप्चा लिपि में नामथर का पाठ किया, जबकि पाल्जर नामगेल गर्ल्स स्कूल ने पारंपरिक लेप्चा गीत प्रस्तुत किए।
उत्सव के दौरान पिन्छो नामगेल लेप्चा ने पर्व की उस प्राचीन कथा को स्मरण किया जिसमें टेंडुंग पर्वत ने प्रलय से पूर्वजों को बचाया था। उन्होंने कहा कि यह उत्सव केवल सांस्कृतिक आयोजन ही नहीं बल्कि एकता, प्रकृति, भक्ति और राज्य की शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना का प्रतीक भी है। स्मरण हो, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने तेन्दुङ लोरोमफात के पावन अवसर पर समस्त सिक्किमवासियों को विशेषकर लेप्चा समुदाय को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सिक्किम के लोग सदैव प्रकृति के प्रति प्रेम और संरक्षण भाव रखते आए हैं। यह पर्व तेन्दुङ पर्वत के प्रति श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है जिसमें विपत्तियों से रक्षा और कल्याण की प्रार्थना की जाती है। उन्होंने सभी से प्रकृति से जुड़ी आस्थाओं के संरक्षण, सांस्कृतिक एकता और पर्यावरण बचाव के संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया। तेन्दुङ लोरोमफात लेप्चा समुदाय का प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने वाला प्राचीन पर्व है जिसमें तेन्दुङ पर्वत की पूजा कर विपत्तियों से रक्षा की प्रार्थना की जाती है। यह पर्व सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक एकता का सशक्त प्रतीक है जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने में सहायक है। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गान्तोक से मैं दिलीराम दुलाल। Kaku chuk dun phô nơ từ do a ring myon mơ thôn. Kaku chuk dun phô nơ từ do a ring myon mơ thôn. Mô tân chỉ cướp kayo la, mô tân chỉ cướp kayo la, phô re bê ngơ ca. Phore bengơ ca Kaku chuk dun phô nơ từ do a ring myon mơ thôn. Kaku chuk dun phô nơ từ do a ring myon mơ thôn. Perfect shu dong te pek zik sa bong lang tepo shu pate kam ki kung burn. Perfect shu dong te pek zik sa bong lang tepo shu pate kam ki kung burn. Kadosa re kadosa dogum lung ten are dogum. Kadosa re kadosa dogum long ten are dogum. Kaku chuk dun phô nơ từ do a ring myon mơ thôn. Kaku chuk dun phô nơ từ do a ring myon mơ thôn. अब हम चलते हैं त्रिपुरा और जानते हैं कि पीएम डिवाइन योजना जो पूर्वोत्तर राज्यों में ढांचागत विकास की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना से कैसे त्रिपुरा की तस्वीर बदल रही है, किस तरह त्रिपुरा रोशन हो रहा है और बिजली कनेक्शन से वहां विकास को पंख मिल रहे हैं। तो आइए हमारे संवाददाता कुणाल शिंदे से ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। महान दूरदर्शी स्वामी विवेकानंद ने कहा था, संसार में प्रकाश फैलाओ, प्रकाश फैलाओ, प्रकाश। सबके पास प्रकाश पहुंचे। जब तक हर कोई ईश्वर तक नहीं पहुंच जाता तब तक कार्य पूरा नहीं होगा। गरीबों तक प्रकाश पहुंचाओ। हिंदू धर्म के इस पूजनीय आध्यात्मिक नेता का यह प्रसिद्ध कथन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पीएम डिवाइन योजना लोगों के जीवन में किस तरह का बदलाव ला रही है। बिजली कनेक्शन जैसी बुनियादी आवश्यकता से वंचित लगभग 170 बस्तियों में वास्तव में बिजली पहुंची है और यह उन लोगों के चेहरे पर झलकती खुशी से साफ नजर आता है। अब वह दिन नहीं रहे जब अंधेरा होते ही लोग लालटेन की हल्की रोशनी में घरों में बैठने को मजबूर होते थे। बिजली कनेक्शन न होने के कारण छात्र पढ़ाई नहीं कर पाते थे और उनके पास न तो कुछ करने का विकल्प होता था, न ही वे कुछ देख सकते थे।
बस या तो घरों में बैठे रहो या सो जाओ। इन बस्तियों में मोबाइल फोन तो लोगों के हाथ में होते थे, लेकिन बिजली न होने के कारण उन्हें अपने फोन चार्ज करने के लिए अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर बाजार जाना पड़ता था। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए त्रिपुरा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ट्रेडा के निदेशक देवव्रत शुक्लदास ने कहा कि ट्रेडा इस परियोजना को सुदूरवर्ती बस्तियों में लागू कर रही है और लक्ष्य है कि सितंबर तक सभी 275 बस्तियों में बिजली कनेक्शन पूरा कर लिया जाए, जो कि समय सीमा से 3 महीने पहले होगा। यह उल्लेखनीय है कि 2023 में सरकी पारा उस समय सुर्खियों में आया था जब इन बस्तियों के लोगों को अपने गांव में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन और सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअल रूप से जुड़ने का अवसर मिला था। अधिकारियों ने बताया कि 3.3 मेगावाट क्षमता वाला सोलर माइक्रोग्रिड पावर प्लांट दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले सैकड़ों लोगों के जीवन को रोशनी करेगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी अगरतला से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट। मेघालय में पूर्व सैनिकों को उद्यमी बनाने के लिए एक खास पहल शुरू की गई है, जिसमें उन्हें राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है और पूर्व सैनिक अब उद्यमी बनकर होम स्टे चला रहे हैं, मत्स्य पालन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, कार वॉश सेंटर जैसे केंद्रों में अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं। तो आइए मेघालय राज्य की इस पहल के बारे में जानते हैं कि किस तरह से सेवानिवृत्त सैनिक अपने जीवन में उद्यमिता को निभाकर अपने लिए आजीविका का एक स्रोत तो ढूंढ ही रहे हैं, साथ ही समाज को अपने रिटायरमेंट के बाद बहुत कुछ दे भी रहे हैं। आइए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। मेघालय में पूर्व सैनिकों को उद्यमी बनाने के लिए एक पहल शुरू की गई है। सैनिक कल्याण निदेशालय और एक शवेक एरिया मुख्यालय की वेटरन सेल मिलकर सरकारी एजेंसियों और बैंकों के साथ काम कर रहे हैं ताकि सेवानिवृत्त सैनिकों को नया काम शुरू करने में मदद मिल सके। हाल ही में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें प्राइम मेघालय, मेघालय बेसिन मैनेजमेंट एजेंसी, सीएम एलिवेट, मत्स्य पालन विभाग और मेघालय ग्रामीण बैंक के अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों को अलग अलग योजनाओं और लोन सुविधाओं के बारे में बताया। इस पहल का मकसद सेवानिवृत्त सैनिकों को व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है, जैसे कि कार वॉश सेंटर, होम स्टे और मछली पालन। इनमें से कई व्यवसाय सरकारी योजनाओं की मदद से पहले ही शुरू हो चुके हैं। राज्य सरकार सीएम एलिवेट, प्राइम और फोकस प्लस जैसी योजनाओं के तहत स्टार्टअप और छोटे बड़े उद्योगों को आर्थिक मदद दे रही है। इसका मकसद इलाके में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसका एक सफल उदाहरण है नायक नीरेन पंबा, जो रिभोई जिले के मारनगर गांव के रहने वाले हैं और 2020 में रिटायर हुए थे। प्राइम मेघालय की मदद से उन्होंने अपने गांव में एक कार वॉश सेंटर खोला। अब वह मारुति सर्विस सेंटर खोलने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने इसके लिए मिल रही मदद के लिए आभार जताया और दूसरे पूर्व सैनिकों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। पंबा की यह कहानी दिखाती है कि रिटायरमेंट जिंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। सैनिक कल्याण बोर्ड के निदेशक रिटायर्ड कर्नल डेरिल मोमिन ने बताया कि हर महीने कई सैनिक रिटायर होते हैं और अक्सर उन्हें जानकारी या सुविधाओं के बारे में पता नहीं होता। और उन्होंने कहा कि यह पहल अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन यह पूर्व सैनिकों को सफल उद्यमी बनने में मदद कर रही है। मेघालय बेसिन मैनेजमेंट एजेंसी की सीनियर मैनेजर लीजा खारपुमतिया ने कहा कि पूर्व सैनिक अनुशासन, ऊर्जा और अनुभव की वजह से उद्यमिता के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सीएम एलिवेट के तहत जल्द ही एक नई योजना शुरू की जाएगी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स पर केंद्रित होगी। यह क्षेत्र पूर्व सैनिकों की शारीरिक फिटनेस और अनुशासन के लिए उपयुक्त है। इस पहल से मेघालय के पूर्व सैनिकों के लिए उद्यमी बनने का एक नया रास्ता खुल गया है, जिससे यह साबित होता है कि रिटायरमेंट एक नए मिशन की शुरुआत है। आकाशवाणी समाचार शिलोंग से पूर्वोत्तर डायरी के लिए लामफ्रंग नोन्सपुंग की रिपोर्ट के साथ मैं अनिकेत। पूर्वोत्तर भारत के विकास को गति देने के लिए एक विशेष मंत्रालय का गठन किया गया है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। इस मंत्रालय की ओर से पूर्वोत्तर भारत में कई परियोजनाओं को संचालित किया जाता है और ऐसी ही एक ढांचागत परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी गई। असम में एक सड़क
बनने जा रही है और इस सड़क परियोजना के पूरा होने से असम में यातायात के साथ साथ बहुत सी सुविधाएं मिल सकेंगी। तो आइए जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की ये कौन सी सड़क परियोजना है और कौन से क्षेत्रों को इस सड़क के बनने से सुविधा होने वाली है। पूर्वोत्तर भारत में सड़कों के विकास की कड़ी में असम में एक नई सड़क परियोजना को मंजूरी मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने दरांग और उदलगुड़ी जिलों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 15 किलोमीटर लंबी मंगलदोई माझी कुची सड़क के निर्माण को स्वीकृत किया, जिस पर लगभग 45 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह घोषणा 6 अगस्त को की गई। यह परियोजना उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना के तहत लागू की जाएगी, जो भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर के राज्यों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सड़कों से जुड़ी उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय देखरेख करता है और यह सुनिश्चित करता है कि परियोजनाएं समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी हो। इस नई सड़क के बनने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। सबसे पहले यह सड़क दरांग जिले के मुख्यालय मुंगलदोई और उदलगुड़ी जिले के उप विभागीय मुख्यालय भेरगांव को सीधे जोड़ेगी। इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी में 7.2 किलोमीटर की कमी आएगी, जिससे यात्रा का समय और लागत दोनों बचेंगे। यह सड़क केवल परिवहन का साधन नहीं होगी, बल्कि यह शिक्षा और पर्यटन के विकास में भी सहायक होगी। यह देवमोनोई कॉलेज जैसे 7 शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच को बेहतर बनाएगी, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों का आवागमन में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा यह पथरी घाट, कृषक शहीद स्मारक, खोटोरा सत्रा, ऐतिहासिक लक्ष्मीपुर पुखुरी और रामगा पुखुरी जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों तक पहुंच को भी आसान बनाएगी। हाल के वर्षों में सरकार ने पूर्वोत्तर में सड़क बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया है। भारतमाला परियोजना और SARDP जैसी योजनाओं के तहत इस क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि पूर्वोत्तर भारत को बाकी देश के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जाए। सेला सुरंग जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं श्रेया। श्रोताओं, पूर्वोत्तर राज्यों की शिल्पकला में बांस का इस्तेमाल बहुत अहम रहा है और जितने भी पूर्वोत्तर राज्यों के शिल्पकला के उत्पाद आप सभी ने कभी न कभी देखे होंगे, तो उसमें बांस के उत्पादों को भी जरूर देखा होगा। और अक्सर पूर्वोत्तर राज्यों में घरों में और सजावट की वस्तुओं में और यहाँ तक कि बहुत से जरूरी सामान के तौर पर भी बांस का इस्तेमाल किया जाता रहा है। और अब न सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों बल्कि देश दुनिया में पूर्वोत्तर राज्यों के बांस के ऐसे शिल्पकला के उत्पाद बहुत प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों में बांस न सिर्फ एक शिल्पकला रही है बल्कि संस्कृति का भी एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। तो हम अपने श्रोताओं को एक ऐसी खास रिपोर्ट अब सुनवाने जा रहे हैं जिसमें हमने बात की है कि किस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में बांस का प्रयोग वहाँ की संस्कृति और वहाँ की शिल्पकला का एक जीवंत उदाहरण है। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। पूर्वोत्तर भारत की बांस शिल्प परंपरा। पूर्वोत्तर भारत के जीवन में बांस केवल एक वनस्पति नहीं बल्कि एक संस्कृति है जो पीढ़ियों से लोगों के जीवन का हिस्सा बनी हुई है। इस क्षेत्र के लगभग हर राज्य में बांस शिल्प की अपनी एक अलग पहचान है, जो न केवल पारंपरिक जीवन शैली को दर्शाती है बल्कि आजीविका का भी एक मजबूत साधन है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय जैसे राज्यों में बांस का प्रयोग घर बनाने, घरेलू उपयोग की वस्तुएं तैयार करने, संगीत वाद्य यंत्र बनाने और यहाँ तक कि त्योहारों में सजावट के लिए भी किया जाता है। असम के ग्रामीण क्षेत्रों में बांस से बनाई जाने वाली टोकरी, चटाई, डिब्बे और पारंपरिक टोपी जापी आज भी स्थानीय जीवन का हिस्सा है। जापी को आमतौर पर खेतों में धूप से बचाव के लिए पहना जाता है, लेकिन ये अब सांस्कृतिक प्रतीक भी बन चुका है। नलबाड़ी और कछार जैसे जिलों में सैकड़ों परिवार आज भी पारंपरिक बांस शिल्प से जुड़े हैं। मिजोरम की पारंपरिक टोकरी पाइक्वांग में बांस की महीन पट्टियों का जाल बुना जाता है। ये टोकरी पहाड़ों में अनाज, लकड़ी या अन्य सामग्री ढोने के लिए उपयोग में लाई जाती है।
यहाँ की महिलाएं पारंपरिक तरीके से बांस को काटकर और सुखाकर बुनाई का काम करती हैं। यही नहीं, मिजोरम में बांस से बने घरेलू फर्नीचर, सजावटी वस्तुएं और बर्तनों की भी बड़ी मांग है। मणिपुर में बांस शिल्प एक परंपरा से कहीं अधिक है। इम्फाल, चुराचांदपुर और तामेंगलांग जैसे क्षेत्रों में बांस से कुर्सियां, मेज, ट्रे, झूले और पारंपरिक शोपीस बनाए जाते हैं। मणिपुर में कौना नाम की एक विशेष प्रकार की घास से बुनकर चटाई और बैठने के आसन बनाए जाते हैं, जो बांस शिल्प के साथ एकीकृत होकर एक अनोखी हस्तकला प्रस्तुत करते हैं। त्रिपुरा भी बांस उत्पादन और शिल्प में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। यहाँ के कारीगर पारंपरिक बुनाई तकनीकों से बांस से लालटेन, टोकरियां, दीवार की सजावटी वस्तुएं और वाद्य यंत्र बनाते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई स्वयंसेवी संस्थाएं और कारीगर समूह इस शिल्प को संरक्षित करने में लगे हैं। मेघालय की खासी जनजाति बांस का उपयोग न केवल घरेलू उपयोग की चीजों में करती है, बल्कि त्योहारों और संगीत में भी इसका खासा महत्व है। यहाँ की पारंपरिक बांसुरी और अन्य वाद्य यंत्रों को बांस की विशेष प्रजातियों से बनाया जाता है। इन बांसुरियों की मधुर ध्वनि अब देश भर में लोकप्रिय होती जा रही है। पूर्वोत्तर में बांस की एक खास प्रजाति डोलू बांस से बनी बांसुरी हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही है। गुवाहाटी के कई युवा कारीगर आज पारंपरिक बांसुरी को आधुनिक डिजाइन के साथ तैयार कर रहे हैं और उन्हें देश के अलग अलग शहरों में भेजा जा रहा है। इन कारीगरों का कहना है कि एक अच्छी गुणवत्ता वाली बांसुरी तैयार करने में कई दिन लगते हैं, लेकिन इसका संगीत सुनने वालों के दिलों को छू जाता है। बांस शिल्प केवल कला नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की पहचान भी बन चुका है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कई प्रशिक्षण केंद्र, शिल्प मेलों और स्थानीय बाजारों के माध्यम से इन शिल्पकारों को अपने उत्पादों के लिए मंच मिल रहा है। महिलाएं, विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय समुदायों की महिलाएं इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यरत हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। पूर्वोत्तर भारत का बांस शिल्प हमें ये सिखाता है कि परंपरा को आधुनिकता से जोड़कर कैसे एक क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को सहेजा जा सकता है। ये शिल्प केवल जीविका का साधन नहीं है, बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखा जाना आवश्यक है। बांस की सादगी, उसकी मजबूती और उससे जुड़ी मानवीय रचनात्मकता पूर्वोत्तर भारत की आत्मा को दर्शाती है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा। श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी का अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का अंक हर बार की तरह रुचिकर लगा होगा और इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ईमेल आईडी का पता नोट करें, airnsdtalks@gmail.com। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रतिक्रिया के लिए नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। हम अगले रविवार शाम 5:30 बजे आपके साथ पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।